So screen is visible to everyone? Yes, sir. ओके, थैंक यू। चलिए। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग सेमेस्टर 2 का एक पेपर इंटरमीडिएट एमएमई स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को ओरिएंटेशन वाली क्लास में दिया हुआ था। सो उसी को थोड़ा आप डिटेल में समझते हैं कि पहले तो क्या सब हमें पढ़ना है, एंड हेमंड के कौन कौन से चैप्टर को फॉलो करना है, एंड किस तरीके से पढ़ना है। वो सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। और जो आप हमारा पहला यूनिट है वो भी हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो इंटरमीडिएट एमएमई का जो आपका पेपर है, जैसा कि मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में बताया था, ये थोड़ा सा टफ होगा इन कंपेयर टू इंट्रोडक्टरी एमएमई। वहां से आपको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे चीज़ें थोड़ा और ट्रिकी एंड कंसेप्चुअल होता है। एंड पेपर डेफिनेटली इंट्रोडक्टरी एमएमई से थोड़ा टफ बनता है, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी चीज़ें पढ़ोगे, आप पहले यूनिट को छोड़कर, वो सब आपके लिए नया होगा। सो इस पे आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है पूरे सेमेस्टर में। सेमेस्टर 2 में आप इंटरमीडिएट एमएमई को छोड़ नहीं सकते। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मतलब आप इसको टच में रखोगे अपने, तभी आपको पेपर में अच्छा स्कोर आप कर पाओगे यहाँ पे। ओके। तो थोड़ा सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, तो यहाँ पे जो आपको बेसिकली आपका सिलेबस 3 यूनिट के अंदर में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट जो आपका यूनिट नंबर 1, इसमें आपको पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा के बारे में। लीनियर अलजेब्रा। और ये आपको आपके हेमंड के बुक से और चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14, 3 चैप्टर से करना है। और इसमें अगर टॉपिक की मैं बात करूँ क्या सब पढ़ोगे आप, तो आप पढ़ोगे वेक्टर के बारे में, और मैट्रिसेस के बारे में, डिटर्मिनेंट्स के बारे में, एंड वेक्टर के ही कुछ एप्लीकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस और अलग टॉपिक के बारे में पढ़ोगे। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपका 12 से मैच करता है, नहीं। 12 से बहुत कुछ अलग भी है एंड कुछ कुछ सिमिलरिटी भी है। जिन बच्चों ने क्लास 12 में सीबीएसई में 3D ज्योमेट्री पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने पढ़ा था वेक्टर एंड इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन, तो वहां से थोड़ा थोड़ा मैच भी करेगा। बट ज्यादातर जो है बिल्कुल नया है, यूनिक है, तो हम लोग मतलब बेसिक से ही पढ़ेंगे इसको। इसके बाद अगर मैं सेकेंड यूनिट की बात करूं, यूनिट नंबर 2, तो इसमें आपको पढ़ना है फंक्शन। फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। मोर देन वन वेरिएबल। ये आपको कहाँ से करना है, तो ये सेम आपको हेमंड के बुक फॉलो करने हैं। और यहाँ से आपको चैप्टर नंबर 15 एंड 16 करना है। यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी आपने फंक्शन इन वन वेरिएबल पे अभी तक में कंसेप्ट पढ़ा था, जितना भी आप पढ़ते थे कि कब कोई फंक्शन वेल डिफाइन होता है, कब कोई फंक्शन वेल डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइन में चला जाता है, किस तरीके से फंक्शन का हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, किस तरीके से कॉनकेव कॉन्वेक्स निकालते हैं, बहुत सारी चीजें जो आपने फंक्शन इन वन वेरिएबल में पढ़ा है, उन्हीं सब चीजों को आप फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल में पढ़ोगे। तो चीजें मतलब कंसेप्ट और टॉपिक सेम है, बट जो बेसिकली आपके पास अब वेरिएबल है वो चेंज हो गया है। तो वेरिएबल चेंज हो गया है, तो तरीका जो होगा करने का हर एक टॉपिक को, वो थोड़ा डिफरेंट होगा इन कंपेयर टू फंक्शन इन वन वेरिएबल। जैसे कि पहले आप नॉर्मल डेरिवेटिव करते थे, अब यहाँ पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आपने डेरिवेटिव में भी पहले डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं वो आपने सीखा था। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो चेन रूल कैसे लगाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो सेम वही सब चीज आप यहाँ पे भी पढ़ोगे, बट फंक्शन इन मोर देन वन वेरिएबल के केस में। इसके बाद और यूनिट है आपके पास, आप प्लीज सारे अपने आप को म्यूट कर लेना। दैट इज थर्ड यूनिट। इसमें आपको पढ़ना है मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। आई थिंक किसी के पीछे से आवाज आ रही है, 1 सेकेंड। बैठ जा। ओके। सो मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है सेम हेमंड के बुक से, दैट इज चैप्टर नंबर 17। सो देखा जाए तो मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना है, जो आपने सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन किया था लास्ट सेमेस्टर में, जहां पे आप चैप्टर नंबर 9 पूरा का पूरा जो आपने पढ़ा था, उसी चीज को आपको चैप्टर नंबर 17 में फंक्शन इन मोर देन वन वेरिएबल के केस में दिया गया है। हर चीज वही, कॉनकेव कॉन्वेक्स मैक्सिमा मिनिमा
एंड कुछ डायग्राम बनाना भी आपको सिखाया जाएगा। एंड उसके बाद कुछ कॉनकेव कॉन्वेक्स का जो आपने अलग तरीके से जेंसन इनइक्वालिटी का कंसेप्ट वहाँ सीखा था, यहाँ पे आप थोड़ा कॉन्वेक्स सेट के बारे में सीखोगे, कॉनकेव सेट के बारे में सीखोगे। तो सेम चैप्टर नंबर 9 वाला कंसेप्ट यहाँ चैप्टर नंबर 17 में होगा, बट फंक्शन इन मोर देन वन वेरिएबल के केस में होगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एक यूनिट का इक्वल वेटेज है। आप यहां से भी 30 नंबर के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में, यहां से भी 30 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है, एंड यहाँ पे भी 30 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मतलब इक्वली वेटेज है तीनों ही यूनिट के, तीनों यूनिट अपने में आपस में इंपॉर्टेंट है। और ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो डैट कि आप जब आगे एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ोगे या फिर आगे मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स से कहीं पे भी इकोनॉमिक्स से चीज करोगे, तो वहां पे आपको ये यूनिट नंबर 2 एंड 3 का कंसेप्ट बहुत जरूरत पड़ेगा, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए, सिलेबस में किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, एनीवन। नो सर। सबको क्लियर है सिलेबस? ओके। यस सर। चलिए, सिलेबस अगर आपको क्लियर है तो हम लोग इंटरमीडिएट एमएमई जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम लोग यूनिट वाइज कंप्लीट करेंगे। पहले यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, लीनियर अलजेब्रा। इसके जितने भी कंसेप्ट होंगे आपके एमएमई के बुक में, हेमंड के बुक में, वो सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके बुक हेमंड में है वो भी मैंने बुकलेट में दे दिया है, एंड जो आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैंने बुकलेट में दे दिया है। तो जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 को पहले अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर सेकेंड यूनिट के ऊपर जाएंगे, फिर सिमिलरली सेकेंड को अच्छे से कंप्लीट करेंगे एंड थर्ड के ऊपर जाएंगे। सो आपका काम है क्लास को अटेंड करना, सारे कंसेप्ट को सीखना, एंड जो मैं बुकलेट प्रोवाइड करूंगा उस बुकलेट के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करके रखना। यही हमारा पूरा का पूरा पैटर्न रहेगा पूरे सेमेस्टर 2 के अंदर में। अगर ऐसा आप करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे अपने पेपर के लिए। ठीक है, चलिए। सो अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डाउट नहीं है, तो आज की क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट एमएमई का पहला यूनिट दैट इज लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा वेक्टर। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनिट 1, एंड जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज वेक्टर। ये जो वेक्टर का कंसेप्ट है, आपने सबसे पहले सीबीएसई, अगर आप सीबीएसई से पढ़ रहे हो और आपने अगर 3D ज्योमेट्री को ऑप्ट किया होगा तो वहां पे आपने पढ़ा होगा सबसे पहले वेक्टर के बारे में। वेक्टर भी पढ़ा होगा और वहां पे आपने 3D ज्योमेट्री के अंदर में इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन भी पढ़ा होगा। कुछ कुछ बोर्ड में जैसे आईसीएसई बोर्ड में या डिफरेंट अगर आपने एप्लीकेशन अप्लाइड मैथ्स वगैरह लिया होगा तो वहां पे ये वेक्टर अवेलेबल नहीं होता, 3D ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आपको ये वेक्टर का कंसेप्ट आता है या फिर नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा आपको। और बात ये भी है कि जो आपके हेमंड के बुक में दे रखा है वो टोटली डिफरेंट है फॉर प्रेजेंटेशन वाइज। मतलब जो सिंबल आपने क्लास 12th में यूज किया था वो यहाँ पे यूज नहीं होने वाला। तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझ पाओगे, आराम से आपको ये समझ में भी आएगा। लेकिन हाँ, जो बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ इसको आपको ध्यान से समझना है। मतलब शुरुआत के जो 1-2 क्लासेस होंगे उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा सो डैट कि आप जब आगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करो तो वो भी आपको समझ में आए। ओके, चलिए। तो सबसे पहले अगर मैं वेक्टर के बारे में बताऊं कि ये वेक्टर होता क्या है, सो मेनली ना जिस भी क्वांटिटी के अंदर में, चाहे वो बेसिकली कार्डिनल में हो या फिर ऑर्डिनल के अंदर में हो, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो एक लाइन सेगमेंट, जो कि आप शुरुआत से क्लास नंबर 6 से करते आ रहे हो। तो वो सारे तो वैल्यूज जिसके साथ में, अनिकेत, मेरा कॉलेज वाला बैग ले आइयो एक बार ऊपर जरा। प्लीज यार सब म्यूट कर लो अपने आप को या अंशिका। हाँ हाँ। चलिए, सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जो अगर बेटा सपोज मैं एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूँ या एक किसी भी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ जिसके साथ अगर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों साथ में जुड़ा हो तो उसी चीज को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैंने बोला लेटर सपोज एक लाइन है ये, अब ये एक सिंपल मेरी लाइन है, क्योंकि इसका अगर मैं कोई भी चीज निकालना चाहूं तो आप क्या निकाल सकते हो, इस लाइन की मैग्नीट्यूड, मतलब इस लाइन का जो लेंथ है वो कितना होगा ये आप निकाल सकते हो। तो ये नॉर्मल एक लाइन है। अगर मैं इस लाइन को लेंथ के साथ साथ मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ऐड कर दूं कुछ इस तरीके से, और मैं बोल दूं कि इस लाइन का ये है इनिशियल पॉइंट और ये है टर्मिनल पॉइंट, तो इसी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर। सो अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं
a line segment, a line segment which has magnitude as well as direction is called vector, is called वेक्टर। सो वो लाइन सेगमेंट जिसका मैग्नीट्यूड का बेसिकली मतलब होता है वही डिस्टेंस, जो लेंथ आप बोलते हो उसी को वेक्टर के लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो वो लाइन सेगमेंट जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है, उसी चीज को हम लोग बोलेंगे वेक्टर। इस डेफिनेशन में किसी को डाउट ही नहीं मान, ये क्लियर है? नो सर। ठीक। सो जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपके पास लेटर सपोज ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, जहां पे ए पॉइंट को बोला जाता है, इस ए पॉइंट को बोलेंगे हम लोग इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। अब लेट अस सपोज ये यहाँ पे रखा था ये आपने। जो पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट पे कुछ कोऑर्डिनेट्स है। लेट अस सपोज वो कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 एंड z1। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है लेट अस सपोज x2, y2 एंड z2। अब इसी चीज को जब आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा था, तो क्लास ट्वेल्थ में आप इस चीज को, इस वेक्टर को ऐसे लिखते थे, एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब इस ए बी का आपने डायरेक्शन भी बता दिया, तो ये एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो ए बी वेक्टर हो गया, विच इज नथिंग बट आप लिखते थे x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 सर माइनस z1। यस। सर आपकी ना अभी आवाज थोड़ी कट गई थी, एक बार आप दोबारा रिपीट कर सकते हो? ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बस यहाँ पे बोला कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसका ये ए वाला पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल, बी वाले को बोलते हैं हम लोग टर्मिनल। और इस ए पॉइंट का आपके पास एक कोऑर्डिनेट गिवन है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, और इसी चीज को क्लास ट्वेल्थ पे आप लिखते थे ए बी वेक्टर, मतलब ए बी और ऊपर में आपने एरो लगा दिया, तो कहने का मतलब आपने डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया, तो ये एक वेक्टर का रूप ले लेगा। तो ए बी वेक्टर को लिखते थे x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप। ये याद आ रहा है किसी को जिसने अगर ट्वेल्थ में कुछ वेक्टर पढ़ा है? आई कैप, यस जे सर। कैप, के कैप का सिनेरियो, ठीक है? चलिए यस। चलो, तो ये आप क्लास ट्वेल्थ में करते थे जब आप आर एस अग्रवाल पढ़ते होंगे या डी शर्मा बुक, जो भी बुक आप फॉलो करते होंगे। यहाँ पे अगर मैं इसी चीज को हेमंड के प्रोस्पेक्टिव से बताऊं, तो हेमंड क्या कहता है कि ये जो आपके पास लाइन आया है ए बी वेक्टर, जिसको कि आप ये लिख रहे हो, इसको मैं इस आई कैप जे कैप के कैप की तरह ना बताकर मैं कॉलम वेक्टर की तरह बताऊंगा। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसी चीज को आप लोग कॉलम वेक्टर भी बोलते हो, कॉलम वेक्टर। जैसे याद है क्या कहते हैं, मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा रो एंड कॉलम, तो ये एक तरीके से कॉलम वेक्टर है जहां पे आपने सारे एलिमेंट्स को, सारे कंपोनेंट्स को कॉलम वाइज लिखा है, मतलब एक कॉलम के अंदर में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो यस। अगर आपको ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप इस तरीके से ना करके अब आपको ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। ओके। सो जो भी आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा है उसको, जो आपके हेमंड में दिया गया है, इन दोनों को रिलेट करके मैं चलूंगा, सो डैट कि आपको पेपर में कंफ्यूजन ना होना चाहिए। क्योंकि पेपर में अगर आप गलती से क्लास ट्वेल्थ वाला कहीं पे फॉर्मूला यूज कर लेते हो एंड मेथड यूज कर लेते हो, तो आंसर तो आपका सेम आएगा बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको हेमंड का ही बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन स्टाइल है, जो तरीका है, उसी को यूज करना है। इस बात को ध्यान देना। यहां तक में किसी को डाउट ही नहीं बन वेक्टर के मीनिंग को समझने में एंड वेक्टर को लिखते कैसे हैं नॉर्मल तरीके से। अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है, दो पॉइंट्स गिवन है, तो उन दो पॉइंट्स को कैसे लिखेंगे, ये क्लियर है सभी को? यस सर। यस चलिए, सर। तो ये क्लियर है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया वेक्टर के बारे में। अब हम लोग सीखते हैं कि वेक्टर में क्या सब चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी आगे कोई भी चीज को यूज करने के लिए। तो सबसे पहला टर्म जो हम लोग सीखने वाले वेक्टर में, कि हम लोग वेक्टर को लिखते कैसे हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैंने बोला लेटर सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए।
अब वेक्टर ए क्या है, तो कुछ इस तरीके से है, A1 एंड A2, जिसके अंदर में दो कंपोनेंट है। इसको समझने से पहले आपको मैं बताता हूं, अभी जस्ट मैंने पहले क्या बोला था आपको, हमारे पास एक वेक्टर ए बी है, ठीक है। इसमें कोई बताएगा मेरा ए क्या था, कौन सा इनिशियल पॉइंट था ना, और बी क्या मैंने बोला था, टर्मिनल पॉइंट। लेकिन यहां पे मैंने ओनली वेक्टर ए लिखा है। तो जब भी आपके पास कोई भी वेक्टर एक सिंगल कंपोनेंट में दिया जाए, वेक्टर ए, वेक्टर यू, वेक्टर डब्ल्यू, तो आपको समझ जाना है कि इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा, दैट इज 0 0। अगर 2D में है तो 0 0, 3D में है तो 0 0 0, अगर 4D में है तो 4 0, इस तरीके से आप समझोगे। क्लियर है? यस सर। सर कैन यू रिपीट? हाँ, रिपीट में करता हूँ। अगर जब भी आपके पास सिंगल कंपोनेंट में वेक्टर गिवन होगा, मान लेते हैं वेक्टर ए लिखा होगा, लेट वेक्टर बी लिखा होगा, कुछ भी, तो इसका मतलब आप समझ जाना है आपको कि उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो 0 0 होगा, मतलब जो इनिशियल पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा। जैसे मैंने यहाँ ये बोलता हूँ कि एक हमारे पास वेक्टर गिवन है ए बी, तो इसका ये मतलब है कि इसमें ए आपका इनिशियल पॉइंट होगा, बी आपका टर्मिनल पॉइंट होगा, और इन दोनों को मिलाकर वो वेक्टर ए बी बना है। लेकिन वही मैं बोलता हूँ कि एक वेक्टर हमारे पास ए गिवन है, तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये जो ए वेक्टर गिवन है, इसका जो इनिशियल पॉइंट हुआ होगा ना वो ओरिजिन होगा, मतलब 0 0। क्लियर? यस सर। क्योंकि आप जनरली इसी चीज को यूज करोगे हमेशा, ऐसे आपको नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, सी है, ऐसे एंड सो ऑन सो फोर्थ, जहां पे जिसकी इनिशियल पॉइंट क्या होती है, 0 0 होती है। चलिए, तो अगर कोई वेक्टर ए है और उसके दो एलिमेंट्स है A1 एंड A2, तो क्लास ट्वेल्थ में इसी को हम लोग बोलते थे 2D। सिमिलरली कोई वेक्टर मान लेते सेम ए है, जिसके अंदर में तीन एलिमेंट है, A1, A2, A3, तो इसी चीज को हम लोग क्लास ट्वेल्थ में बोलते थे 3D। सिमिलरली कोई वेक्टर ए है जिसके एन एलिमेंट है, A1, A2 से लेकर AN, लेट सपोज एन एलिमेंट है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ND, या नॉर्मल स्मॉल एन से लिखते हैं इसको, ND, कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब जितना एलिमेंट होगा, मतलब उतने डायमेंशनल में आपका जो वेक्टर स्पेस है वो तैयार किया गया है। दो एलिमेंट तो 2D, तीन एलिमेंट तो 3D, एन एलिमेंट तो ND। ये क्लास ट्वेल्थ में 2D 3D लिखते थे। इसी चीज को हेमंड क्या बोलता है, अगर वेक्टर में दो एलिमेंट है तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, R²। यहाँ पे जो पावर में टू है, ये पावर में टू बस ये बताता है कि जो भी आपके पास गिवन वेक्टर होगा, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो दो एलिमेंट्स होंगे, मतलब वो 2D का वेक्टर होगा। सिमिलरली अगर वो 3D का वेक्टर है तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, R³ अगर वो ND का वेक्टर है, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, RN। सो जो पावर पे दो है, यहाँ पे यहाँ पे तीन है, यहाँ पे n है, इसका क्या मतलब है, पावर पे जो भी नंबर है, कहने का मतलब गिवन वेक्टर आपके उतने डायमेंशनल में काम कर रहा है। पावर पे 2 है तो वो 2D का है, पावर पे 3 है तो 3D का है, n है तो ND का है। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो यस सबसे सर। पहला जो हम लोगों ने टर्म सीखा कि किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे वेक्टर को, वेक्टर के टर्म्स को, एंड किस तरीके से उसको लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। तो ये हमारे पास आ गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट हम लोग निकालने सीखने वाले मैग्नीट्यूड। मैग्नी, एक सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट इट इज अ लेंथ, और यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। ओके, सो अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर ए है, लेट एक वेक्टर हमारे पास ए है जो ND में है, मतलब जिसके एलिमेंट मान लेते हैं n है, A1 से लेकर A1, A2 से लेकर AN, और मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस मैग्नीट्यूड को सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये होता है मॉड का साइन, इस पे एक दो लाइन और आप एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस सिंबल का बेसिकली मतलब क्या है कि आप इस गिवन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है,
स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी वेक्टर के अंदर में एलिमेंट्स है उन सब के स्क्वायर का एडिशन, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, डॉट 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 AN स्क्वायर। एक तरीके से देखा जाए तो ये आप डिस्टेंस ही निकाल रहे हो। कैसे डिस्टेंस निकाल रहे हो? अभी आपको पहले से पता होगा कि मान लेते कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2, और इस ये लाइन सेगमेंट है। अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला ये लगाते हैं ना हम लोग, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही लगाते हैं। तो अगर यस मैं सर। बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक यस वेक्टर सर। ए है, ए वेक्टर है, इसका मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैंने बोला जब भी आपको कोई ऐसे गिवन एक कंपोनेंट में वेक्टर दिए रखा हो, समझ जाना कि इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो 0,0 होगा, ओरिजिन होगा बेसिकली। तो मैं यहां से, और इस ए वेक्टर का जो बेसिकली कोऑर्डिनेट है वो है A1 से लेकर AN। तो इसका जो मैं डिस्टेंस निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा, अंडर रूट A1 - 0 का स्क्वायर प्लस A2 - 0 का स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो A1 - 0 का स्क्वायर क्या, ये A1 स्क्वायर ही आएगा, A2 - 0 का स्क्वायर क्या, ये A2 स्क्वायर ही आएगा। तो बेसिकली ये डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है, जहां पे आपका एक पॉइंट जो है वो ओरिजिन की तरह काम कर रहा है। क्लियर? इसमें किसी को डाउट यस सर। मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला में? तो आपको मेरी स्थिति जब पेपर में सर आपको तो ये, यस बताओ। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर बताएंगे इसमें अप्लाई करके कैसे? हाँ बिल्कुल। व्हाट इज बताऊंगा। वेक्टर एक्चुअली? हाँ मैं बताता हूँ। बाकी यहाँ पे समझ में आ गई ये चीजें? हाँ जी। चलिए। अब मेरे को ना कहने का मतलब, कोई एक गिवन वेक्टर ए दे रखा है और मेरे को बोला कि उसका मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड मतलब उस वेक्टर की लेंथ को मेरे को बता करना है। तो लेंथ को जो पता करना है ना, तो वो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा। मैं जैसे इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लेते एक वेक्टर है विच इज ए, जो कि आपके पास गिवन है दिस 2 3। तो ये वेक्टर मेरे पास 2D में गिवन है, और मेरे को इसका ना मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। अगर इसको मैं प्लॉट करना चाहता हूँ अपने एक्सिस के ऊपर में, तो लेट अस सपोज ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, एक तरीके से। तो इस वेक्टर ए का ना इनिशियल पॉइंट होगा मेरा 0 0, और इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट तो 0 0 है, बाकी जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो होगा 2 3, 2,3। क्या मैं बोल सकता हूँ, लेट अस सपोज ये एक्स का 2 है और ये वाई का 3 है। यस। तो ये क्या, इन दोनों को मिलाकर जो एक लाइन बना, और जिस लाइन के साथ अपना डायरेक्शन भी है, यही है आपका वेक्टर ए। और इसी लाइन का आप लेंथ निकालना चाहते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो वो कैसे निकलेगा? ये जो पॉइंट है 2 3, और ये है पॉइंट 0 0, तो 2 - 0 का स्क्वायर प्लस में 3 - 0 का स्क्वायर, और ऑल ओवर पे स्क्वायर रूट लगेगा। क्लियर ठीक है? है। चलो वेरी गुड। सो ये समझ, अच्छा ये बात समझ में आ गई ना, यहाँ पे मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम 2D का डायग्राम है, मतलब दो एक्सिस आपके पास गिवन है। वही वेक्टर 3 में होता, मतलब 3 एलिमेंट्स होते, तो डायग्राम आपका क्या बनता, 3D में बनता, मतलब X Y and Z। फोर्थ अगर मान लेते 4 एलिमेंट्स होते, तो डायग्राम आपका 4D में बनता, जो कि पेन पेपर से आप नहीं बना सकते, फिर वो कंप्यूटराइज बनता। क्लियर है? यस यस सर। सर। चलिए, तो यहां से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, अगर मेरे को इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू एलिमेंट का स्क्वायर, पहला एलिमेंट का स्क्वायर प्लस में दूसरा एलिमेंट का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस में 9 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग अगर 3 एलिमेंट होते तो तीनों एलिमेंट का स्क्वायर निकाल के ऐड करते स्क्वायर रूट के अंदर में, 4 होते तो चारों एलिमेंट को ऐड करते। तो ये फॉर्मूला था, ये मैंने बेस लिया था इसका, इससे ये फॉर्मूला बना, इसी फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है। तो सेकेंड पार्ट में किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सबको क्लियर है? कोई डाउट एनीवन? नो सर। नो नो सर। सर। चलिए, अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरा चीज हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर के करॉस्पॉन्ड में, डेट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं? अ वेक्टर which has यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड, दैट इज, मान लेते हैं वो वेक्टर अगर u है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, मतलब वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। ऐसे वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, उसी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्लियर है? यस सर। अब मानते हैं, लेटर सपोज एक एग्जांपल में ले रहा हूं, एग्जांपल छोड़ो, मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ।
किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज कोई वेक्टर है ए, विच इज A1 से लेकर AN, ये गिवन है। और मेरे को ये वेक्टर मान लेते हैं यूनिट वेक्टर नहीं है, तो मेरे को इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यूनिट वेक्टर में, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, जो भी आपके पास गिवन वेक्टर है वो, उस वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मतलब जो गिवन वेक्टर है उसका आप पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, और उस गिवन वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड कर दोगे, तो जो आपके पास एक नया वेक्टर आएगा वो आपका यूनिट वेक्टर होगा। क्लियर? यस फॉर सर। एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ। देखो, मैंने बोला एक वेक्टर आपके पास ए है जिसके एलिमेंट है ये 1 1 1। बताओ क्या ये यूनिट वेक्टर है? नो यस सर। सर। नहीं है ना। यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग ध्यान रखना, इसके एलिमेंट को कंपेयर नहीं करते, इसका मैग्नीट्यूड बनाना चाहिए। एलिमेंट कुछ भी हो, इसका मैग्नीट्यूड बनाना चाहिए। तो जब मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ओके, तो कैसे निकलेगा? 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो लेकिन ये, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, तो मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर क्या कहता था? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आपने बोला अगर मैं इसी ए वेक्टर से एक यूनिट वेक्टर बनाना चाहता हूं, तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? जो गिवन वेक्टर है ए, इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से। तो गिवन वेक्टर आपका ए था 1 1 1, और उसको आप डिवाइड कर रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से, तो मतलब मैग्नीट्यूड है 1/√3, और वेक्टर क्या है? A 1 1 1। तो आप जो इस वेक्टर का बेसिकली, इस यूनिट वेक्टर का जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? 1/√3, 1/√3, 1/√3। आप जब यहां से इसका निकालोगे ना मैग्नीट्यूड, वो इक्वल टू 1 ही आएगा। क्लियर है? 1/3, 1/3, 1/3, इन तीनों का जब एडिशन करोगे तो वो 1 ही आएगा। सर यस प्लीज सर। एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है। मैंने बोला कि हमारे पास कोई एक वेक्टर ए था, मेरे को पूछा गया क्या ये यूनिट वेक्टर है। तो मैंने इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, और वो मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर नहीं आया, ये कुछ और आया। तो मैं बोलूंगा ये ए वेक्टर मेरा यूनिट वेक्टर नहीं है। लेकिन मेरे को ना इस ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, सो डैट कि मैं कुछ एप्लीकेशन बना सकूं। तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस वेक्टर को, उस गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये था गिवन वेक्टर जिसके एलिमेंट पहले क्या थे? 1 1 1। आपने क्या किया? उन उस गिवन वेक्टर को √3 मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। तो आप उस गिवन वेक्टर के एलिमेंट क्या सब हो जाएंगे? 1/√3, 1/√3, 1/√3 ना, मतलब सारे एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा, जैसे मैट्रिक्स में करते थे हम लोग। क्लियर है? तो बेसिकली ये जो आपके पास एक नया वेक्टर बना, इसको आप बोलोगे यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे इस नए वेक्टर का, ये आपको हमेशा 1 ही देगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 आएगा। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। ठीक है। तो मेनली हमें करना क्या है कि अगर किसी वेक्टर को हमें यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मैं उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। तो वो डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास एक नया वेक्टर आएगा, दैट इज यूनिट वेक्टर। ओके। कहा तो ये आप जब आगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये कंसेप्ट यूज करने को मिलेगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। चलिए, सो कहने का मतलब हम लोगों ने अभी 3 चीजें पढ़ ली है। तो लिखते कैसे वेक्टर को, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एंड यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ वन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर। सो लेट, हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि ए एन में है, एनडी में A1 A2 से लेकर AN है। एंड एक हमारे पास वेक्टर बी है विच इज B1 से लेकर BN है। और मुझे ना इसका एडिशन निकालना है एंड सब्ट्रैक्शन देखना है। सबसे पहले मैं इसको एडिशन करता हूँ, A प्लस बी निकालता हूँ। तो A प्लस बी कैसे निकलेगा?
इसके पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से ऐड करूंगा, लाइक दिस, A1 प्लस में B1। इसके दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट से ऐड करूंगा, सो A2 प्लस में B2। सिमिलरली A3 प्लस में B3 डॉट 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 AN प्लस में BN। तो आप कुछ इस तरीके से एडिशन निकाल सकते हैं। एंड अगर मेरे को सब्ट्रैक्शन निकालना होता A माइनस बी, तो कैसे निकालते? पहले इसके पहले एलिमेंट से, A के पहले एलिमेंट से B के पहले एलिमेंट से माइनस कर लेते, A1 माइनस B1। सिमिलरली A2 माइनस B2 डॉट 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 AN माइनस BN, कुछ इस तरीके से। ये क्लियर है? एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल में लेट अस सपोज आपके पास कोई एक ए वेक्टर है जो कि है 2 and 5, एंड एक वेक्टर बी है जो कि आपके पास 3 and लेट अस सपोज 1, कुछ इस तरीके से। आपको क्या करना है? ए प्लस बी वेक्टर निकालना है। तो कैसे? मैंने बोला था आपको, ए का पहला एलिमेंट बी के पहले एलिमेंट के साथ ऐड कर दो, फिर ए का दूसरा एलिमेंट बी के दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड कर दो। क्या और भी एलिमेंट है? नहीं है, बट दैट्स इट। इसको सॉल्व करोगे, 3 + 2 5, 5 + 1 6, दिस इज योर ए प्लस बी। ये क्लियर है? यस सर। चलिए, यस सर। यस अब सर। इसको थोड़ा ना ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि इसको अगर मेरे को ड्रॉ करना होता तो कैसे ड्रॉ करते, वो चीज हम लोग सीख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं अपने वेक्टर ए को। आपका ए वेक्टर क्या है? 2 and 5। तो अगर वेक्टर ए मेरा 2 and 5 है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, तो बताओ इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? 0 0। जी, जीरो जीरो। जीरो। वेरी वेरी जीरो। गुड, वेरी गुड। ओरिजिन 0 0। तो 0 0 इनिशियल पॉइंट है एंड टर्मिनल पॉइंट होगा 2 5। तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ लेट सपोज ये रहा आपके पास 2, ये रहा आपके पास लेट सपोज 5। तो 2 5 वाला पॉइंट जो लेट सपोज कोई ये पॉइंट है, तो अगर ओरिजिन से मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसा कुछ इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे एरो भी बन जाएगा, मतलब डायरेक्शन भी दे देगा, दिस इज योर वेक्टर ए। क्लियर? यस सर। सिमिलरली अगर यस मेरे सर। को बी वेक्टर को, यस बताओ, किसी को डाउट? एनीवन? नो सर। चलिए, सिमिलरली जब मैं बी वेक्टर को ड्रॉ करूंगा तो बी वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या है? पहले तो बी वेक्टर हमारे 2D में गिवन है, तो 2D में डायग्राम बनेगा, और 2D में 3, 1 है, मतलब एक्स का 3 और वाई का 1 लेकर हम लोग बना सकते हैं। तो लेट अस सपोज एक्स का 3 है समवेयर हियर, और वाई का 1 है समवेयर हियर। सो इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक पॉइंट ये बन रहा है, और जब मैं इन दोनों को मिलाकर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा विच हैज डायरेक्शन ऑल्सो, तो क्या आपका यही बी वेक्टर बनेगा? क्लियर है? यस सर। और जब मैं ए प्लस बी वेक्टर को ड्रॉ करना चाहता हूं, इसको एक साथ ए प्लस बी वेक्टर को ड्रॉ करना चाहता हूं, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास? 5 and 6। लेट अस सपोज एक्स का कोई पॉइंट, लेट अस सपोज ये रहा आपके पास 5, एंड ये लेट अस सपोज कोई एक पॉइंट है जो कि है 6। तो ये एक वो पॉइंट होगा, आप जब ग्राफ पे बनाओगे सीधा अच्छा अच्छे से बनेगा। ये होगा आपके पास 5.6, द 5,6। और इन दोनों पॉइंट को मिलाकर जो एक ड्रॉ करोगे डायग्राम, जिस डायग्राम के पास अपना डायरेक्शन भी है, तो दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? तो यस इस सर। तरीके से आप ज्योमेट्रिकली यस सर। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ए वेक्टर कैसे ड्रॉ किए समझ में आया, बी वेक्टर कैसे ड्रॉ किए वो भी समझ में आपको आ गया, एंड ए प्लस बी कैसे किए वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है? अब ना एक मैं चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने नाम दिया, लेट अस सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एंड ये जो पॉइंट है वो सी पॉइंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी एंड सी, ये तीनों के जो 3 पॉइंट है, ये 3 डिफरेंट वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट है। यस सर। ठीक है? ए जो है यस सर। आपके वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट है, सी जो है आपके वेक्टर बी का टर्मिनल पॉइंट है, और बी जो है आपके वेक्टर ए प्लस बी का टर्मिनल पॉइंट है। अब इन तीनों टर्मिनल पॉइंट को मिलाऊंगा जब मैं, तो पहले मैंने ए एंड बी को मिलाया, स्ट्रेट लाइन, एक मतलब स्केल के हेल्प से स्ट्रेट लाइन सीधा,
सिमिलरली जब मैं बी एंड सी को मिलाऊंगा, आप बेसिकली स्केल की हेल्प से सीधा आप इसको मिलाओगे, तो क्या आपको अब जो फिगर दिख रहा है, क्या ये पैरेललोग्राम का फिगर है? यस यस सर। सर। यस और सर। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये साइड आपस में इक्वल होंगे, मतलब इन जो आपके पास ये वाला साइड है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, तो ये जो लेंथ होगा और ये जो लेंथ होगा आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली यस सर। ये जो लेंथ होगा एंड ये जो लेंथ होगा ये आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? यस तो सर। आपने क्या देखा कि अगर मैं सारे टर्मिनल पॉइंट को मिला देता हूं, तो जो हमारे पास डायग्राम बनेगा वो एक पैरेललोग्राम बनेगा, जिसके अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके। तो ये तुम लोगों ने अभी ए प्लस बी निकाला है। सिमिलरली हम लोग ए माइनस बी और बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ए प्लस बी निकालो या बी प्लस ए निकालो, दोनों चीजें सेम होंगी। यस सर। हाँ, और इसी को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, तो इसलिए मैंने बी प्लस ए नहीं निकाला है, क्योंकि ए बी करो या बी ए करो, मतलब 2+3 या 3+2 करो, बात एक ही होता है। हाँ, लेकिन माइनस में थोड़ा चेंज होता है। तो अभी जो मैं सब्ट्रैक्शन आपको सिखाऊंगा, तो उसमें ए माइनस बी भी करके दिखाऊंगा, बी माइनस ए भी करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखो। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं कर रहा हूँ ए माइनस बी निकालना चाहता हूँ। सो ए माइनस बी में मैंने क्या बोला था? पहले वाले एलिमेंट का दूसरे वाले वेक्टर के पहले एलिमेंट से, मतलब इसके पहले एलिमेंट से और इसके पहले एलिमेंट से, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, मतलब 2 - 3 और 5 - 1, कुछ ऐसा बनेगा ए माइनस बी। 2 - 3, 5 - 1, यहां से जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? -1 एंड प्लस का -1 4। ओ, दिस इज ओके। योर ए माइनस बी। सिमिलरली अगर मुझे बी माइनस ए निकालना होता, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, तो पहले बी वाला एलिमेंट लिखते 3, ए वाले को बाद में, कुछ इस तरीके से बनता आपका B - A। यस सर। 3 - 2 1 - 5, क्योंकि आप B - A कर रहे हो, तो वही किया मैंने, 3 - 2 1 - 5। और इससे जो हमारे पास वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? 1 एंड -4। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं इन दोनों डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। ध्यान से देखिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ए बी एंड ए माइनस बी को ड्रॉ करते हैं। तो ए बी तो हम लोग ने देखा था 2 5 एंड 3 1 है, तो ए बी निकाल हम लोग आराम से आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेटर सपोज ये आपका 2 है और ये आपका लेटर सपोज 5 है। तो ये आपके पास एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को आप जब मिलाओगे एक स्ट्रेट लाइन से, जिसके पास अपना डायरेक्शन भी होगा, तो दिस इज योर ए वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर आपके पास क्या था? तो आई थिंक 3 1 था। तो आपके पास ये एक पॉइंट है 3, ये एक पॉइंट है लेटर सपोज 1, इन दोनों को मिलाकर एक पॉइंट लेटर सपोज यहाँ पे आ रहा होगा। इसको मिलाकर जब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा बी वेक्टर। सेम ए बी को मैं हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास है 2, ये आपके पास है 5, तो इन दोनों के मिलाकर एक पॉइंट आपके पास आया ये, और इसको मिलाकर जब आप ड्रॉ करोगे, दिस इज योर वेक्टर ए। अब एक वेक्टर आपके पास, मतलब ये पॉइंट आपके पास 3, ये पॉइंट आपके पास 1, इन दोनों को मिलाकर एक पॉइंट आया आपके पास, और इन पॉइंट के साथ जब आप ओरिजिन से इसको मैच करोगे, दिस इज योर वेक्टर बी। अब आते हैं, ये तो ए और बी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, अब हमें ए माइनस बी ड्रॉ करना है। तो ए माइनस बी हमारे पास आया था -1 और 4, तो एक्स का -1, लेटर सपोज कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होगा, और वाई का +4, लेटर सपोज समवेयर हियर, इन दोनों को मिलाकर एक पॉइंट ये बन रहा है। इन दोनों को जब जोड़कर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा कुछ ऐसा, हैविंग डायरेक्शन, क्या मेरा यही है ए माइनस बी? यस सर। क्लियर है सभी को? यस। सिमिलरली मेरे को B - A ड्रॉ करना है,
तो जब मेरा बी माइनस ए मेरे पास 1 and -4 आया, 1 and -4, इट सपोज एक्स का मेरे पास है 1 ये, एंड वाई का मेरे पास -4 है ये। थोड़ा ऊपर कर लेते क्योंकि 5 के बराबर दिख रहा है। लेट सपोज ये, चलो यही है। तो कुछ ये पॉइंट आपके पास आएगा, और इन दोनों पॉइंट को मिलाकर जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से, तो यही आपका बताओ एक तरीके से B-A वाला बन गया वेक्टर। क्लियर है? यस यस सर। अब मैं ना पॉइंट देखो, फिर से मैं पॉइंट लिख रहा हूं। मैंने बोला ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये एक सी है। सिमिलरली यहाँ पे ये ए है, ये एक बी है, ये एक सी है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो तीनों के तीनों पॉइंट है ये तीनों वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट है? यस सर। ठीक है। अब टर्मिनल पॉइंट है, तो अब मैं जब इसको मैच कराऊंगा स्ट्रेट लाइन से कुछ ऐसा, कि अगेन आपके पास ये पैरेललोग्राम बन गया। यस सर। सिमिलरली जब मैं यहां से इसको मैच कराऊंगा सीधा स्ट्रेट लाइन से, तो अगेन ये भी पैरेललोग्राम बन गया, जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, ये साइड आपस में इक्वल होंगे, एंड ये साइड आपस में इक्वल होंगे। यहां पे भी ये साइड आपस में इक्वल होंगे, एंड ये साइड आपस में इक्वल होंगे। ये मानते हो? तो यस यस सर। यस ए, सर। किसी भी ए वेक्टर को ड्रॉ करना होगा 2D में तो हम लोग कर सकते हैं, बी वेक्टर को ड्रॉ करना होगा तो कर सकते हैं, उन दोनों के एडिशन को भी ड्रॉ कर सकते हैं, और उन दोनों के सब्ट्रैक्शन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमने सब्ट्रैक्शन से एक कंसेप्ट यहां से हम सीखने वाले हैं हम लोग, वो क्या है ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपके पास बी वाला टर्मिनल पॉइंट है ये ए वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, एंड ये जो सी है ये आपके बी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है। अब गिवन ए वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से गिवन बी वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से इन दोनों पॉइंट को मिलाकर जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, तो क्या मैं बोल सकता हूं इस लाइन की जो मैग्नीट्यूड होगी, लेंथ होगी, वो इन दोनों वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा? यस सर। यस सर। फिर से मैं अब दूसरे डायग्राम पर ड्रॉ बताता हूं आपको। मैंने बोला, अगेन देखना, ये जो ये वाला आपके पास टर्मिनल पॉइंट है ये वेक्टर ए का है, ये जो बी वाला टर्मिनल पॉइंट है ये आपके वेक्टर बी का है। दोनों टर्मिनल पॉइंट को मिलाकर आपने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ किया, ये वाला लाइन। तो अब जब आपने दो वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को एक लाइन ड्रॉ किया है, और आप इस लाइन जो आपके पास आया है अगर इसके मैग्नीट्यूड आप चेक करना चाहो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके ही बराबर होगा, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर, विच इज नथिंग बट B-A के मैग्नीट्यूड के बराबर। बोलो, यहाँ ये यस सर। इसमें यस किसी को सर। डाउट है? यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे, दो वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को जोड़कर जो आपके पास एक लाइन बनेगा, उस लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड उन्हीं दो वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्लियर? अगर थोड़ा सा इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ज्वाइनिंग ऑफ द टर्मिनल पॉइंट ऑफ एनी टू वेक्टर, प्लीज सारे अपने आप को म्यूट कर लो यार। टर्मिनल पॉइंट ऑफ एनी टू वेक्टर, आकृति पेन दे दो, लेट बिल्कुल नहीं चल रही है। लेट से ए एंड बी, अरे यार चलो मैं म्यूट करता हूँ, लेट से ए एंड बी, देन लेंथ ऑफ दैट वेक्टर देन लेंथ ऑफ दैट वेक्टर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दोज ए एंड बी वेक्टर, या डिफरेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ, ऐसा लिख सकते हो आप। मैं यहाँ बीच में डाल देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ
द डिफरेंस ऑफ दोज ए एंड बी वेक्टर। ये समझ में आया आप लोगों को? मैंने क्या बोला कि कोई वेक्टर ए एंड बी है। तो यार प्लीज सारे अपने आप को म्यूट कर लो यार। कौन कौन है? साहिल प्लीज म्यूट कर लो। ओके। सो मैंने क्या बोला आपको कि एक वेक्टर आपके पास ए है और एक वेक्टर बी है। इस ए एंड बी वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को जोड़कर जो आप लाइन बनाओगे, इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा इस ए एंड बी वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर। क्लियर है? इस लाइन का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा उसी वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर। मतलब कि ये वाला वेक्टर, ये आपके पास क्या था, दो वेक्टर के टर्मिनल से मिलाकर आपने एक लाइन बनाया, और इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो इन्हीं दो ए एंड बी वेक्टर का जो डिफरेंस वाला वेक्टर बना था उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये सब डाइजेस्ट कर पा रहे हो? ये कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? यस यस सर। सर। क्योंकि इसका यस यूज सर। होगा, यस सर। प्रूफ्स वगैरह में यूज होगा। आपको ये बात को ध्यान में रख लेना है कि जब भी मैं किसी दो डिफरेंट वेक्टर के पॉइंट से, टर्मिनल पॉइंट से मिलाकर लाइन बनाऊंगा, तो उसका, उस लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा उन्हीं दो वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए। एक्सक्यूज मी यस। सर। सर तो क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो इसमें डिफरेंस का फर्क नहीं पड़ेगा ना कि ए से माइनस बी या बी से हाँ माइनस सी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें बस लेंथ चाहिए ना, मैग्नीट्यूड शुड बी अ पॉजिटिव, ये नेगेटिव कभी नहीं हो यस सर। सकता। ठीक है। चलिए, वेरी सर गुड। फिर 3D में कैसे करेंगे इसको? थ्री डी में डायग्राम देखो कुछ ही कुछ बनेगा, थ्री डी में डायग्राम नहीं बन सकता। थ्री डी के लिए आपको सीधा ये कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। थ्री डी में जो डायग्राम पॉसिबल होगा वो मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली तो आप बस प्लॉटिंग कर सकते हो किसी पॉइंट को, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, जब आप यूनिट नंबर 3 पढ़ लोगे तो कुछ कुछ डायग्राम बना सकते हो विद दी हेल्प ऑफ लेवल कर्व। बट थ्री डी के सारे डायग्राम आप नहीं बना सकते। डायग्राम आप 2D तक ही अपने मन से पेन पेपर पे बना सकते हो। बाकी थ्री डी से आगे के लिए आपको कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो सर क्लियर है? मेनली 2D के क्वेश्चंस ही ना पूछेंगे? नहीं, डायग्राम के रिलेटेड में 2D के पूछेंगे। ठीक है। और 3D अगर के? हाँ, थ्री डी के नहीं, थ्री डी के अगर पूछेंगे तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे जाएंगे जो आपको पता है, सिखाया जाएगा। ओके सर। जैसे आपके तो सेमेस्टर वन सर में जो मन सो थ्री फंक्शन देकर आपको बोलता था, एक सेकंड, सेमेस्टर वन में आपको जो भी मन इक्वेशन देकर बोलता था डायग्राम बनाने के लिए, वैसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास एक परफेक्ट, आपके पास गिवन होगा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म, और उन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्म के डायग्राम आपको आने चाहिए। अपने मन से थ्री डी का डायग्राम आपको नहीं देगा बनाने के लिए। आप पूछिए क्या डाउट है। सर 3D का कोई डायग्राम नहीं आएगा ना, मतलब जैसा आपने कहा? नहीं नहीं, थ्री डी का डायग्राम आएगा बट वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला आएगा जो आपको सिखाया जाए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। चलिए। बात मतलब कोई पॉइंट बोलेगा आपको बेसिकली जज करने के लिए कि वो पॉइंट आप बताओ कहाँ पे है। लेटर सपोज आपको बोल देगा एक थ्री डी का पॉइंट है 1 2 एंड 3। आप इसको ना एक थ्री डी पिक्चर में बताओ वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। तो ये सब आप सीखोगे अभी आगे चल के, तो वो आपको बताना बनाना पड़ेगा। बट वो जो जैसे सेमेस्टर वन में कोई भी इक्वेशन दे देता था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, बोलता था इसका डायग्राम बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बना ही नहीं पाओगे आप। क्लियर है? यस सर। चलिए। सो हम लोग अभी फिफ्थ पॉइंट पढ़ रहे थे। फिफ्थ था या फोर्थ था? ये फोर्थ है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसमें हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली भी देखा कि कैसे किसी वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं, उन दोनों के एडिशन को कैसे लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, एज वेल एज सब्ट्रैक्शन से एक कंडीशन भी निकाला, एक कंसेप्ट भी सीखा कि अगर मैं दो किसी भी वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को जोड़कर एक लाइन बनाता हूं तो उस लाइन का मैग्नीट्यूड हमेशा उन्हीं दो वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। इस बात को लेके चलना है हमें। ठीक है। चलिए। अब हमारे पास आता है फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ये आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो मैंने बोला लेट, आपके पास एक वेक्टर है ए, विच इज दिस A1 A2 से लेकर AN, एंड एक वेक्टर है V जो कि है B1 से लेकर BN। तो इससे जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, मतलब अगर मेरे को A डॉट B निकालना है तो A डॉट B कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना।
ये हमेशा सिंगल फिगर में निकलेगा, तो थोड़ा मैं बड़ा कर इसको इस तरीके से लिखते हैं। चलिए, मैं पहले वेक्टर ए वेक्टर के पहले एलिमेंट को बी वेक्टर के पहले एलिमेंट के साथ डॉट मतलब मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ इस तरीके से, A1 डॉट B1। इसके बाद एडिशन का साइन आएगा। फिर ए वेक्टर के दूसरे एलिमेंट को बी वेक्टर के दूसरे एलिमेंट के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि क्या होगा, A2 डॉट B2। फिर मल्टीप्लीकेशन आएगा, एंड इसी तरीके से चलता जाएगा। आप ए वेक्टर के लास्ट एलिमेंट को बी वेक्टर के लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि क्या होगा, AN डॉट BN, एंड सो। क्लियर है सभी को? ये समझ में आया? यस सर। यस सर। अगर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखे जाए, यस। सर इसमें कंडीशन भी होती थी ना ट्वेल्थ में कि मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगी जब एक का रो एक ऑर्डर का सेम हो। कॉलम। हाँ, ऑर्डर सेम हो। ठीक है, वो कंडीशन आपको आगे मैट्रिक्स में सिखाया जाएगा। ओके, अभी फिलहाल दो वेक्टर आपको हमेशा सेम कंपोनेंट्स के दिए जाएंगे। चलिए, ए आपके पास, लेटर सपोज आपके पास कोई वेक्टर ए है विच इज 3 2, एंड एक वेक्टर आपके पास बी है विच इज लेटर सपोज 2 and 1। और यहां से अगर आपको A डॉट B निकालना है, तो वो क्या निकलेगा, आप इसके पहले एलिमेंट को और इसके पहले एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। 3 डॉट 2, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लिख देता हूँ सीधा, 3 डॉट 2 प्लस इसके दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, विच इज नथिंग बट 2 into में 1। ये हमेशा क्या आएगा, 3 to the 6 + 1। ये हमेशा किसी एक सिंगल फिगर में आएगा। ये सिंगल फिगर एक स्केलर के तरह भी ट्रीट किया जा सकता है, ये सिंगल फिगर एक वेक्टर के तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए। सर सर यस, व्हाट इज स्केलर? स्केलर इज एनी कांस्टेंट नंबर विच भी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी कांस्टेंट नंबर जिसको आप रियल नंबर से बिलोंग करते हो। सर आंसर 8 आना चाहिए ना? यस नहीं, सर, यहाँ पे 8 सॉरी, आपने हाँ हाँ हाँ, ओके 1 कर रखा है, 2 हो ओके ओके, जाएगा। हाँ 2 होगा, वेरी गुड। कैलकुलेशन मेरी बहुत वीक है, क्या कर सकते हैं। चलो, अब ठीक है। यस सर। डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, चलिए अब ना डॉट प्रोडक्ट को रिलेट करके ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो सीखते हैं फिफ्थ में ही। प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट। पहला क्या बोलता है कि आप यहाँ पे A डॉट B करो या आप B डॉट A करो, ये आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है सभी को? A डॉट B करते या यस सर। B डॉट A करते आपस में इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा प्रॉपर्टी, ये क्या कहता है, लेटर सपोज आपके पास कोई वेक्टर U था और कोई वेक्टर बी था। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में आपके पास कोई वेक्टर है, इसमें आपने W को मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, तो ये जो है, और अगर मान लेते हैं U डॉट W आपके पास रहे और B डॉट W आपके पास रहे, इन दोनों का एडिशन, ये आपस में इक्वल होंगे। मतलब U + B और उसके साथ अब W से को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर U के साथ W को अलग, B के साथ W को अलग, और उनका एडिशन, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये क्लियर है? यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव कर दूंगा अभी फिलहाल। तीसरा क्या कहता है, मान लेते हैं कोई के स्केलर, मतलब कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है और यू एक वेक्टर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इसके साथ कोई भी वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ है, और मान लेते हैं कोई U × V, दोनों वेक्टर को आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद किसी के स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, ये आपस में इक्वल होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूं, वेयर के इज स्केलर, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, एंड U & V इज वेक्टर। क्लियर? इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये जो आपके पास आया है इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। ये समझ में आया?
कहने का यस। मतलब ये है कि आपने ए बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, उसमें कोई 5 एक कांस्टेंट नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर किसी पर्टिकुलर एक वेक्टर में पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर उसके बाद दूसरे से मल्टीप्लाई किया, तो आपस में इक्वल ही होंगे। मैं ना जैसे लेटर सपोज आपको ये वाला जो टर्म है इसको इसको प्रूफ करता हूँ। मान लीजिए पेपर में आपके पास बोलता, और पेपर में क्वेश्चन आया हुआ भी है, प्रूव दैट u प्लस बी इंटू डब्ल्यू, चलो, एंड u डॉट बी, नॉट बी, u डॉट डब्ल्यू, u डॉट डब्ल्यू प्लस b डॉट डब्ल्यू आर इक्वल वेयर u, v एंड w आर द वेक्टर इन आर एन। कुछ इस तरीके से आपके पास आया, आपको बोला कि u v w ये सब वेक्टर है इन आर एन एन डी में, जहां पे आपको प्रूफ क्या करना है, ये टर्म एंड ये टर्म आपस में इक्वल है। सो देखा जाए तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमारे पास एक वेक्टर u होगा जो कि आर एन में है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं u1 u2 से लेकर un। एक वेक्टर v होगा जो कि ये भी आर एन में है, इसको हम लिख सकते हैं v1 v2 से लेकर vn। एंड एक वेक्टर W है जो कि आर एन में है, जिसको लिख सकते हैं W1 W2 से लेकर wn, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। और प्रूफ हमारा क्या है, टू प्रूफ, कि u प्लस भी के साथ W को मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट लगा लो, एंड u डॉट डब्ल्यू अलग v डॉट डब्ल्यू अलग का मल्टी एडिशन कर दो, ये आपस में इक्वल होंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लेटर सपोज LHS। सो LHS को निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज निकालना पड़ेगा, u प्लस बी, क्योंकि u प्लस बी हमारे LHS में काम कर रहा है, तो मैं एक बार u प्लस बी पहले निकाल रहा हूँ, आप ऐसे निकालोगे। तो u आपका क्या था, u1 u2 से लेके un, प्लस v आपका क्या था, v1 v2 से लेकर vn। क्या इन दोनों का एडिशन कुछ ऐसा होगा, u1 प्लस v1 u2 प्लस v2 डॉट 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 un प्लस vn। यहां तक किसी को डाउट नहीं वन, ये क्लियर है। नो सर। यस। चलिए अब आगे जा चलते हैं, अब हम लोग यहाँ लिख रहे हैं LHS। तो LHS हमारा क्या है, u प्लस बी और इसके साथ w का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और u प्लस बी आपने निकाल के रखा है क्या, u1 प्लस v1 u2 प्लस v2 डॉट 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 un प्लस vn। और इसके साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करना है w क्या था, w1 w2 से लेकर wn, कुछ ऐसा। अब जब इसको आप निकालोगे मतलब u प्लस भी इंटू में w, ये क्या आएगा, याद है इन दोनों को प्रोडक्ट अभी बताए थे, डॉट प्रोडक्ट, इसके पहले एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस इसका दूसरा एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस। तो कुछ ऐसा लिखेंगे हम लोग, u1 v1 डॉट w1 प्लस u2 v2 डॉट w2 प्लस डॉट 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 un vn डॉट wn। बताओ क्या यही आएगा, यस। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1, दिस इज योर LHS पार्ट। अब आप RHS पार्ट निकालना चाहते हो वो देखो। और एक बार आर, ऊपर। यस, ये PDF मिल जाएगा वैसे आप लोगों को, इसमें कोई डाउट है। नो सर। चलिए अब मैं RHS यहाँ से निकालना चाहता हूँ। हमारे पास RHS क्या था, RHS था हमारे पास ये वाला u डॉट डब्ल्यू प्लस बी डॉट डब्ल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ u डॉट डब्ल्यू प्लस बी डॉट डब्ल्यू, अगर आप एक सभी ये एग्री करो। एलएचएस दिखा दो। हाँ ये है LHS, ये PDF मिल जाएगा आपको, आप नोट नहीं भी करोगे चलेगा। सर थोड़ा और ऊपर। थैंक यू सर। सो RHS हमारे पास ये था, U हमारे पास है कुछ इस तरीके से, u1 u2 से लेकर un डॉट W करना है, W क्या है, w1 w2 से लेकर wn प्लस B क्या है, तो b1 b2 से लेकर bn डॉट w1 w2 से लेकर wn।
ध्यान से, क्या मैं अगर इसको निकालूं तो क्या ये कुछ इस तरीके से आएगा, U1 W1 प्लस U2 W2 प्लस डॉट 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 UN W N। बोलो, ये क्लियर है सभी को? यस सर। सर हम प्लस यहाँ कॉमन इसको नहीं ले सकते? क्या कॉमन लोगे आप, U1 W1 को? हाँ अच्छा, सॉरी, वो तो प्रूव ही करना है। वही तो प्रूफ करना है ना। चलिए, यहाँ पे B1 W1 B2 W2 प्लस डॉट 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 BN W N, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जब आप एक साथ ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, या फिर सबको एक साथ आप ब्रेक खोल के भी लिख सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, U1 W1 प्लस V1 W1, इसको एक साथ लिखा, प्लस दूसरे एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट को एक साथ रखा, U2 W2 V2 W2 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म UN W N प्लस BN W N। अब आगे देखते हैं, यहां से जब मैं अब W1 कॉमन लूंगा अंदर से, तो यहां से U1 प्लस B1 कॉमन आएगा W1। फिर दूसरे जगह से U2 B2 कॉमन क्या आएगा, W2 डॉट एन टर्म में UN सर एक BN। बार ये सेकंड वाले स्टेप से एक बार समझा देते। समझा देता हूँ, मैंने इसको या तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो, या फिर मैंने इसके पहले एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट एलिमेंट को एक साथ लिखा। सिमिलरली इसके दूसरे एलिमेंट और इसके दूसरे एलिमेंट को मैंने एक साथ रखा, कुछ इस तरीके से, ऐसे ही चलता गया। तो पहले इसके लास्ट वाला एलिमेंट और इसके लास्ट वाले एलिमेंट को एक साथ रखा। अब जैसे ही एक साथ रखने के बाद जो भी मेरे पास टर्म आया, इसमें से मैंने क्या किया, W1 को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ से U+B बचा। यहाँ पे W2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये बचा। सिमिलरली लास्ट टर्म में WN को कॉमन लिया तो मेरे पास ये बचा। क्लियर है? सर हाँ हाँ, बिल्कुल सिंपल है, बस लेंदी है ये। समझ में आया? फिर अभी भी डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ लो। नहीं, अभी तो नहीं है सर, बाकी एक बार हाँ दोबारा सॉल्व करके देखूंगी बहुत अच्छे हाँ, से। बाकी ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे तो पहले आपने इसको खोल मान लेते, ये नहीं रहता, ये नहीं रहता, ठीक है। अब ये नहीं रहता तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, इस टर्म से W1 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ से U1, यहाँ से B1, उसको एक साथ रखेंगे। ऐसा आप तो किए हुए हैं इंट्रोडक्टरी MME में, ये भी कर सकते हो। एक्स वाले ऐसे नहीं बोल करते थे, एक्स वाले यस टर्म को सर। एक साथ रखते थे, वहां से फिर एक्स को कॉमन ले लेते थे। तो वैसा ही कर रहे हैं, W1 वाले टर्म को एक साथ रख रहे हैं, उसमें से W1 कॉमन ले रहे हैं। सिमिलरली W2 वाले टर्म को एक साथ रख रहे हैं, W2 को कॉमन ले रहे हैं। तो वही किया हुआ है यहाँ पे। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको वही मिलेगा, W1 वाले टर्म को एक साथ रखे और W1 कॉमन ले लिए, W2 वाले टर्म को एक साथ रखे, W2 कॉमन ले लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, दिस इज यस योर सर। सेकेंड पार्ट। अगर आप टू को एंड इस वन को कंपेयर करोगे, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? यस सर। वन आपका था LHS यस यस सर। सर। और टू आपका था RHS। बाय कंपेयरिंग बोथ 1 and 2, आप बोल सकते हो आपका LHS और RHS आपस में इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। पेपर में अगर आता है आपको तो कुछ इस तरीके से ही प्रूफ करना पड़ेगा। एक बार आया हुआ है, अगर आएगा तो 4 नंबर में आएगा। ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस दिस इज सर। योर यस सर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए, सो आई थिंक ये हम लोगों ने फिफ्थ पार्ट पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोग सिक्स्थ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट के बाद, कि मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, लेट आपके पास कोई एक वेक्टर ए है विच इज A1 से लेकर AN। अगर मैं इस वेक्टर को इसी वेक्टर के साथ आपस में डॉट प्रोडक्ट कर दूं, किसी एक वेक्टर को उसी के साथ आपस में डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो ये हमेशा इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो बेसिकली आपको ये बस रिजल्ट ध्यान रखना है कि A.A कोई भी वेक्टर का आपस में मल्टीप्लीकेशन उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहो तो सेम प्रूफ यही होगा। ध्यान से देखो इसका प्रूफ। जो गिवन मेरे पास वेक्टर ए था, अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, √A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर डॉट 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 AN का स्क्वायर। बोथ साइड में इसका स्क्वायर कर दूं तो यहां से क्या आ जाएगा, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर
डॉट 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 ए एन का स्क्वायर, दिस इज योर वन। आप सेकेंड पार्ट में ध्यान से देखते हैं। अब मैं जब ए डॉट ए निकालू तो ए डॉट ए क्या होगा? आपके पास ए क्या था? A1 A2 से लेकर an, दूसरा भी A1 A2 से लेकर an। इसका जब मल्टी डॉट डॉट निकालोगे तो कुछ ऐसा ही होगा ना। इसका पहला एलिमेंट, इसका पहले पहला एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई, इसका दूसरा आपस में मल्टीप्लाई। तो पहले पहले को मल्टीप्लाई करोगे तो A1 का स्क्वायर यहाँ से आएगा, ये A2 का स्क्वायर आएगा, सिमिलरली चलता जाएगा, ये an का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आपका ये जो मैं लिख रहा हूँ सेकेंड, क्या ये फर्स्ट एंड सेकेंड आपस में इक्वल है? यस सर। ठीक है। यस सर। इसका देखो, इसका आरएचएस और इसका आरएचएस इक्वल है ना। तो अगर ये आपस में इक्वल है तो क्या ये और ये टर्म आपस में इक्वल होंगे? यस सर। हैंस प्रूव्ड। यस सर। तो इस तरीके से प्रूव करना पड़ेगा। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग 1 and 2, आप बोलोगे ए डॉट ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। आपको बस ये रिजल्ट यूज करना है कि किसी भी वेक्टर को अगर उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। क्लियर? इसमें किसी को डाउट एनीवन? नो सर। ये नो। आपने सर। यस, कोई डाउट है? चलिए, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने सिक्स्थ कंसेप्ट पढ़ा वेक्टर के क्रॉसपोंड में। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सेवंथ कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है? सातवां। तो सेवंथ वाले पार्ट में आपको मैं यहाँ पे अब सिखाने वाला हूँ ऑर्थोगोनल वाला कंसेप्ट। वो क्या होता है बताता हूँ मैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर, अगर आपको थोड़ा क्लास ट्वेल्थ याद हो तो जब भी किसी दो लाइन को, दो वेक्टर को या दो मैट्रिक्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर का बेसिकली मतलब होता है ऑर्थोगोनल। सो ऑर्थोगोनल वेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑर्थोगोनल का बेसिकली मतलब होता है परपेंडिकुलर। सो लेट, आपके पास कोई वेक्टर ए है विच इज A1 से लेकर an, एंड कोई वेक्टर बी है विच इज B1 से लेकर bn, एंड इफ these two vector are perpendicular to each other, perpendicular to each other, then इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ए डॉट बी, वो आपस में इक्वल टू जीरो होगा। सो मेनली आपको बस ये याद रखना है। अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है तो उन दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर है? यस सर। बोलो। यस ठीक है, सर। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, कहता है इसका प्रूफ सर मान ये मान कैसे पता होता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है? गिवन होगा। ओके सर। ठीक है। या तो बोलेगा कि परपेंडिकुलर है तो बताओ प्रूफ करो, तो ए डॉट बी को जीरो प्रूफ करना है। ए डॉट बी जीरो हो गया तो मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है। चलिए, तो इसको प्रूफ करते हैं। बस क्यों क्यों अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा तो उसका प्रोडक्ट जीरो आएगा। उस चीज को प्रूफ देखते हैं। मान लेते पेपर में पूछ लेता कि प्रूव दैट इफ वेक्टर ए इज A1 से लेके an, बी इज B1 से लेके bn, एंड दीज वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, तो सो दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। मान लेते ऐसा प्रूफ पूछ लेता पेपर में। तो आप क्या करते? आप जाते क्लास सिक्स में, क्लास सिक्स में जाते और एक पहले डायग्राम ड्रॉ करते कुछ इस तरीके से। आप डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप बोलते कुछ ऐसा कि लेटर सपोज ये ना आपका वेक्टर ए है। मान लेते ये आपका वेक्टर ए है। फिर आप बोलते लेटर सपोज दिस इज योर वेक्टर बी। कुछ ऐसा मान लेते, कुछ ऐसा ही रख लो, कुछ इस तरीके से। तो कहते हैं आपका ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर ये वेक्टर ए, अच्छा ऐसा भी, इसको ऐसे ना करके ना आप ऐसे करो, छोड़ो, क्योंकि हमें ना परपेंडिकुलर दिखाना है। अच्छा, एक सभी को पता है ना परपेंडिकुलर मतलब ये होता है 90 डिग्री का एंगल बनना बनना चाहिए। ये पता है सभी को? यस किसी भी सर। दो यस सर। लाइन को आपस में परपेंडिकुलर कब कहते हैं? जब आपस में उसका एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन आपस में आना चाहिए। चलिए, अगर ये क्लियर है
तो फिर आप सीधा ऐसा करना, एक्सिस को ही बता देना कि कुछ इस तरीके से कि ये आपका था वेक्टर ए और ये आपका था वेक्टर बी। तो दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, ऐसा आपने बोला। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो ए वेक्टर है और बी आपस में परपेंडिकुलर है? यस सर। तो ये अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के टर्मिनल पॉइंट को जब मैं मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो इस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा क्या इन्हीं दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा? अभी यस पढ़ा सर। है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, यस यही सर। लिखवा रहा था मैं कि अगर किसी दो वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को जोड़कर एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो उस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा उन्हीं दो वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, अगर ये क्लियर है तो मैंने बोला लेटर सपोज ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका बी है, ये सी है, नाम मैंने दे दिया। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, और जैसा मैंने बोला आपको क्लास 6 में जाओ जहाँ पे आपने ट्रायंगल बनाना सिखाया सीखा है, वहां पे आपने एक थ्योरम पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, याद आ रहा है? यस सर। यस क्या सर। मैं बोल सकता हूँ ये आपका बेस के तरह काम कर रहा है, ये आपका हाइट के तरह काम कर रहा है, दिस इज योर हाइपोटेनस। क्लियर? यस सर। और इसका फॉर्मूला क्या होता था हाइपोटेनस का? ए सी स्क्वायर, ये इक्वल होता था किसके? ए बी स्क्वायर प्लस में प्लस बी बी सी सी। स्क्वायर के। ये याद आ रहा है? दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर प्लस में हाइट के स्क्वायर के। पहले ये सबको डाइजेस्ट हो रहा है? यस सर। ठीक है, ये यस सर। पाइथागोरस थ्योरम था। अगर सिक्स क्लास नहीं आता तो फिर दिक्कत है। आगे चलते, अब जानते ए सी स्क्वायर मतलब क्या? इस हाइपोटेनस का लेंथ ना, हाइपोटेनस के लेंथ का स्क्वायर मतलब जो भी ये हाइपोटेनस है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो कुछ ऐसा मैं लिखूं, ए सी स्क्वायर इज नथिंग बट जो आपका ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड आया है उसी का स्क्वायर की बात कर रहा है। ए बी स्क्वायर का मतलब क्या? ए बी इज नथिंग बट इसका लेंथ बोल रहा है ना, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। तो ए बी स्क्वायर का मतलब क्या है? इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिमिलरली बीसी स्क्वायर का मतलब क्या है? बीसी मतलब इस लेंथ के स्क्वायर की बात कर रहा है, और इसका लेंथ मतलब इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का लेंथ। बोलो, ये जो लिखा है ये सही है? यस सर। यस। ठीक है। अभी मैंने बोला था कि अगर किसी दो वेक्टर को आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। यस। चलिए, ये लिख सकते हैं, यहाँ रिमूव कर रहे हैं और इसको जैसे का तैसे लिख रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे फैक्टर को जो मल्टीप्लाई करते हैं वो वाला रूल कर रहा हूँ, मतलब ए डॉट ए, ए डॉट बी, बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। चलिए, अच्छा ये वेक्टर है, कोई गलती से इसको ए स्क्वायर मत लिख देना। वेक्टर है तो वेक्टर है तो मतलब ए डॉट ए, मतलब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे लिखते हैं ए डॉट ए। सर चलिए इस पे अब एरो बताओ। भी आएंगे? नहीं, एरो नहीं आएगा, नॉर्मली एरो के लिए यूज नहीं करते लोग यहाँ। चलिए, अब बताओ ये जो ए डॉट ए है इसको क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। माइनस ए डॉट बी, बी माइनस बी डॉट डी, ये आपस में इक्वल ही है तो माइनस टू टाइम्स ए डॉट बी लिख दूं इसको, यस सर। प्लस यस इसको सर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अगर ध्यान से देखोगे तो आप इसको 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 रिमूव कर सकते हो। आपके पास माइनस टू टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा एंड ए डॉट बी इक्वल टू जीरो आएगा। दिस इज योर प्रूफ। क्लियर है? यस सर। पेपर में आता है तो आपको कुछ इस तरीके से इसको प्रूफ करना है। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प लोगे, फिर वहां पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज करोगे, देन यू विल प्रूव कि ए डॉट बी जो है वो जीरो होगा इफ दो वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल है तो। ओके, आगे बढ़े। यस यस सर। सर। चलिए, तो हम लोगों ने ये कौन सा पार्ट पढ़ा था? सेवंथ पार्ट पढ़ा था। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं एट। एट कंसेप्ट क्या कहता है आपको
कि अगर किसी वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, तो इसमें आप इस स्केलर को बाहर निकाल सकते हो कुछ ऐसा। ये कुछ ऐसा ही है। 5x, इसके स्क्वायर को हम लोग 5 का स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना? बोलो। यस सर। यस तो सर। बस यही चीज है। तो आपको कहता है कि अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हो तो आप क्या कर सकते हो, स्केलर को बाहर निकाल सकते हो। ये सर आपस वहाँ में क्या बी का होते हैं? स्क्वायर होगा आरएचएस में। हाँ यस बिल्कुल, बी का स्क्वायर हो गया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर इसको आप प्रूफ करना चाहो, देखो प्रूफ आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर मान लेते हैं कोई आपके पास बी वेक्टर है विच इज B1 B2 से लेकर Bn, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा? B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, डॉट 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 Bn का स्क्वायर। ठीक है। और बोथ साइड जब स्क्वायर करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, डॉट 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 Bn का स्क्वायर। दिस इज लेट अस सपोज 1। अगर आपके पास कोई वेक्टर लैम्डा बी है तो लैम्डा बी कुछ इस तरीके से लिखाएगा विच इज नथिंग बट लैम्डा B1, लैम्डा B2, लैम्डा Bn, कुछ ऐसा है। और यहां से जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा बी, वो क्या आएगा? लैम्डा का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, लैम्डा का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, डॉट 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 लैम्डा का स्क्वायर एंड Bn का स्क्वायर। यहां से आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा बी, लैम्डा स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट अ लैम्डा? बोलो। यस। एब्सोल्यूट टर्म में, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में लैम्डा नेगेटिव नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट टर्म में निकलेगा बाहर। और यहाँ अंदर क्या बचेगा? B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, डॉट 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 Bn का स्क्वायर। अब जब मैं बोथ साइड यहाँ पे स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, डॉट 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 Bn का स्क्वायर। ये है लैम्डा स्क्वायर। यहां से लेके यहां तक ये क्या था आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो था बाय यूजिंग इक्वेशन 1। देखो, है ना? यस क्या मैं सर। बोल सकता हूँ? यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा बी के स्क्वायर को, लैम्डा स्क्वायर को बाहर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर लिख सकते हैं। हेंस प्रूव्ड। पेपर में ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 नंबर में, तो आपको कुछ इस तरीके से प्रूव करना है। क्लियर है? सर अदरवाइज एक बार तो आपको फिर सर से आप एक्सप्लेन कर दीजिए। लास्ट वाला दिखा दीजिए, हाँ, लास्ट की अदर लाइन। लास्ट क्लियर में बता देता हूँ, पहले थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं। मैंने इसको बोला क्वेश्चन में कि अगर आपके पास लैम्डा कोई स्केलर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर लैम्डा इज स्केलर। स्केलर तो कोई एक कांस्टेंट नंबर है, तो उस लैम्डा के स्क्वायर को आप बाहर, और जो आपके पास वेक्टर है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाहर, मतलब इन दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो। ये एक तरीके से एसोसिएटिव लॉ ही है जो हम लोग पढ़ के आए थे। इसको प्रूफ जब करना था तो हमने क्या किया, मैंने लिया एक वेक्टर बी है जो कि B1 से लेके Bn है, मतलब एनडी में है। तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास ये आएगा, और इसके जब मैं बोथ साइड जब स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास ये आएगा। तो इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने बोला कि एक और मेरे पास वेक्टर है डेट इज लैम्डा बी, मतलब हर एक बी के एलिमेंट के साथ लैम्डा मल्टीप्लाइड में है, लैम्डा B1, लैम्डा B2, लैम्डा Bn। तो अब जब मैं इस लैम्डा बी को मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आएगा, जो भी एलिमेंट है इस एलिमेंट के स्क्वायर का एडिशन स्क्वायर रूट के अंदर में। सेम वैसा ही किया हुआ है। फिर मैंने क्या किया, लैम्डा को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद फिर मैंने बोथ साइड को, मतलब अगर लैम्डा एक स्केलर नंबर है और स्क्वायर टर्म में है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है, तो बाहर निकल गया। फिर मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ लैम्डा का स्क्वायर आ गया और यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया। और जो स्क्वायर रूट हटने के बाद ये वाला आपका टर्म है, यही आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर था, जो कि आपने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था। बस आपने इसी चीज को प्रूफ किया। ओके क्लियर सर है? ओके। चलिए, इसको इसमें किसी को डाउट एनी वन? 8 समझ में आया? यस सर। चलिए, सबसे ठीक है सर। इंपॉर्टेंट 8 के बाद 9th बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सारे ध्यान से देखो। ओके। माइट भी आप लोग थोड़ा थक गए होंगे बट अच्छे से देखो इसको। एंगल बिटवीन टू वेक्टर पेपर में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है इसका, मतलब आता है, अगर आएगा अगर प्रूफ तो इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा, ऐसे आप ट्रीट कर सकते हो। 4 नंबर से भी या 5 नंबर में पूछा जाता है।
आपको बोला गया कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालो, तो पेपर में प्रूफ कम आता है, मतलब पिछले 10 साल में या तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा ये हायर स्टडीज में ज्यादा आता है। मतलब अगर आप मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस वगैरह दोगे तो वहाँ पे जो सब्जेक्टिव पेपर होता है पीईबी वाला, तो वहाँ पे आपको ये प्रूफ करने के लिए बोलता है। बाकी अभी फिलहाल के लिए आपको करना क्या है, तो फॉर्मूला को यूज करना है। लेकिन कोई देखा नहीं गया कि पेपर में हो सकता है आपसे प्रूफ भी मांग ले, तो हम लोग प्रूफ को भी करके चलेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अगर आपको क्लास ट्वेल्थ याद हो तो आप किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल देते बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू, अगर लेटर सपोज वो दो वेक्टर ए एंड बी है, तो ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये याद है? यस। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा, लेटर सपोज दो वेक्टर दे देगा, बोलेगा एंगल निकालो उसके बीच का, तो आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो 90% चांस है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दो वेक्टर दे दिए जाएंगे और बोलेंगे आपको कि उसका आप क्या करो, एंगल निकालो। मान लेते 10% में पेपर थोड़ा ट्रिकी बना, बोला प्रूफ करो एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला को, ये होता है प्रूफ करो। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो उस चीज को हम लोग ध्यान से देख रहे हैं। मैं इसका आपको प्रूफ बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। चलिए, 1 सेकेंड। लेट अस सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए, दिस इज योर वेक्टर ए। ये वेक्टर है आपके पास, एक और वेक्टर है, लेट अस सपोज दिस इज योर वेक्टर बी। तो आपके पास एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था। तो दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल जानना है, मतलब इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा थीटा, ये आपको जानना है। ये बेसिकली आपका रिक्वायर्ड प्रूफ है, ये क्या होगा। ओके, आप ध्यान से देखो। मैंने क्या किया है कि ए का जो टर्मिनल पॉइंट है, इस टर्मिनल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन नीचे बी वाले वेक्टर पे पुट कर दिया। तो नीचे लेके आ गए हम सीधा एक स्ट्रेट लाइन, वो सीधा इस लाइन पे आ रहा है। अगर सीधा आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है। अब दूसरा सबसे ट्रिकी पॉइंट, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा बी वेक्टर है, तो क्या मैं इसी में से यहां से लेकर यहां तक के लिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1। क्लियर है? अगर यस ये सर। पूरा का पूरा बी वेक्टर है सर कैन यू तो, एक्सप्लेन अगेन? हाँ बता रहा हूं, अगर ये पूरा का पूरा लाइन बी वेक्टर है, तो अगर मुझे इस लाइन के आधा पार्ट को कुछ बताना होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उस लाइन का जो आधा पार्ट होगा वो बी वेक्टर का प्रोपोर्शन होगा। लेमडा मान लेते अगर 0.5 है, तो कहने का मतलब ये जो लाइन है ये आधा 50% ऑफ बी होगा। चलो मैं एक और अच्छे समझाता हूँ इसको। मैंने बोला एक लाइन है यहां से लेके यहां तक का, और इस लाइन की जो लेंथ है वो है ए मीटर, विच इज 10। ओके। अब मेरे को ना ये पूरे यहां से लेके यहां तक की लाइन की लेंथ है 10 मीटर, मेरे को बस यहां से लेकर यहां तक का जानना है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहां से लेके यहां तक की जो लाइन की लेंथ होगी वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए होगा। अगर लैम्डा मेरा लेटर सपोज 0.4 है, तो 0.4 ऑफ ए होगा 0.4 ऑफ 10, विच इज 4 मीटर होगा, विच इज लेस देन 10। क्लियर है? सेक्शनल फॉर्मूला वगैरह जो आप करते यस थे, सर। आपने एक प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया कि अगर ये मेरा जो पूरा का पूरा हाथ है, अगर ये 5 मीटर का है, तो आधा हाथ मेरा 5 मीटर का प्रोपोर्शन होगा। वो प्रोपोर्शन 20%, 30%, 40% कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरे से तो कम ही होगा। ये पहले सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। यहाँ तक क्लियर? यस ठीक यस है। सर। सर। तो कहने का मतलब मैंने यहां से लेकर ये जो लाइन गया है यहां तक के लिए इसको माना ये लैम्डा बी वेक्टर। अगर ये लैम्डा बी वेक्टर है और मैंने इन दोनों ही पॉइंट के टर्मिनल को ऐड किया है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों के टर्मिनल को मिलाकर जो लाइन आया होगा इसका जो लेंथ होगा वो ए माइनस लैम्डा बी मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यस।
ठीक है। यस अब सर। अगेन, सर एक तो बार ये ये वाला रिपीट। सर ये बताना दोबारा। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं। पहले लैम्डा बी समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर, ये तो आ यस गया। सर। हाँ, आप देखते हैं, ये ए का टर्मिनल पॉइंट था, वेक्टर ए का, और ये टर्मिनल पॉइंट था लैम्डा बी के वेक्टर का। और दो वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को मिलाकर जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन का जो लेंथ होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो इन्हीं दो वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, जो आज की क्लास में शुरुआत से करते आ रहे हैं। एडिशन यस सर। सब्ट्रैक्शन में सीखे थे, फिर आगे भी थोड़ा पहले भी यूज किए थे, याद है? तो वही चीज मैंने बोला हम्म। है। हम्म। तो ओके देखो सर। उस लाइन का कितना यूज है, हर जगह प्रूफ में आ रहा है, तो इसलिए उसको मैंने नोट करवाया, उसको ध्यान देना। चलिए, अब आगे ध्यान से देखो। एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वाले लाइन और इस वाले लाइन को मिलाकर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो डेफिनेटली सी बात है, जो राइट एंगल ट्रेंगल होता है और जहां पे 90 डिग्री का ट्रेंगल बन रहा है, तो इन्हीं दो में से कोई बेस एंड हाइट होगा, बाकी ये वाला लाइन हाइपोटेनस होगा। यस सर। तो क्या मैं यस। यहां से एक चीज बोल सकता हूं? अगर नॉर्मली आप देखोगे, तो जिस पे आप लाइन को गिरा रहे हो नीचे, वो जिस पे गिर रहा है, ये आपका एज अ बेस के तरह काम कर रहा होगा। ये जो है, ये आपका एज अ हाइट के तरह काम कर रहा होगा। और ये जो ए वेक्टर है, ये एज अ हाइपोटेनस के तरह काम कर रहा होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। अब जब ये कर रहा होगा, तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो भी हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, लेंथ का स्क्वायर होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर जो होगा, जिसको अगर आप नाम अगर दे दे, तो लेट सपोज आपने नाम दे दिया इसको ए, इसको नाम दे दे तो आप बी, इसको नाम देते हो सी। तो ए बी का स्क्वायर जो होगा, वो इक्वल होगा किसके? ए सी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के। क्लियर है? ए बी का स्क्वायर मतलब इस लेंथ के स्क्वायर, मतलब लेंथ मतलब वेक्टर का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो इक्वल हुआ किसके? ए सी के स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर मतलब इसके लेंथ का स्क्वायर, और इसका लेंथ क्या है? ये ए माइनस लैम्डा बी, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस बी सी मतलब इस बेस की बात कर रहा है, तो बेस का स्क्वायर, और बेस क्या है आपका? लैम्डा बी। ये क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर? यस सर, यस क्लियर है। सर। यस अब सर। क्लियर है? तो मैंने इसको लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए माइनस लैम्डा बी, ए माइनस लैम्डा बी, प्लस यहां से मैं लैम्डा स्क्वायर बाहर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर? लैम्डा स्क्वायर कैसे बाहर यस आया सर। समझ में आया? अभी जस्ट पहले पर करके आया है, ये देख लो। यस सर। ठीक है, सारे प्रूफ्स में करा रहा हूँ साथ साथ, तब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे देखते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको ब्रेक करते हैं, तो ए डॉट ए, कभी भी गलती से ए इंटू में ए को ए स्क्वायर मत लिखना, ऐसे लिखते हैं ए डॉट ए माइनस में लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी, माइनस में लैम्डा टाइम्स बी डॉट ए, माइनस माइनस प्लस लैम्डा का स्क्वायर बी डॉट बी। अच्छा, लैम्डा को क्यों स्क्वायर लिखा? क्योंकि लैम्डा एक स्केलर है, वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। क्लियर? प्लस लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। चलो, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए डॉट ए को भी लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, माइनस में इसको टू लैम्डा ए डॉट बी, प्लस में टू टाइम्स लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर? क्योंकि आपका ये यस बी सर। डॉट बी भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर ही आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो टू टाइम्स आ जाएगा। चलिए, ये समझ में आ गया। तो आप इसको इसको रिमूव कर सकते हो, और फाइनली क्या लिख सकते हो? टू लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये इक्वल होता है किसके? टू लैम्डा ए डॉट बी। मतलब होता क्या है, यहां से बस इसको सॉल्व किया है। ठीक है। क्लियर है? अब यहां से जब मैं इस टू को रिमूव करूंगा, इस लैम्डा को इसको रिमूव करूंगा, तो हमारे पास क्या आएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया? यस सर। ओके, सिंप्लीफाई किया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से जाते हैं। यस, किसी को डाउट? एनीवन? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आई थिंक किसी को डाउट है, तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपका, आई थिंक आप चैट बॉक्स में लिख लो। चलिए, बाकी और किसी को डाउट है यहाँ तक में? यहाँ तक क्लियर है सिंप्लीफाई करने के बाद? यस यस सर। सर। अगर यस यहाँ तक सर। क्लियर है, तो अब आते हैं हम लोग फिर से क्लास टेंथ में। क्लास टेंथ में ना आप एक चीज याद करते थे,
कॉस थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनस, साइन थीटा बराबर हाइपोटेनस बटे बेस, tan थीटा बराबर समथिंग, कोट थीटा बराबर समथिंग। इसके लिए आपने कुछ मंत्र वंत्र भी सीखा होगा, पंडित हर हर बोले समथिंग करके, मतलब अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता था। तो कॉस थीटा बराबर आप पढ़ते थे बेस बटे हाइपोटेनस, ये याद है? यस यस सर। सर। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, याद होना चाहिए। नहीं याद है तो चलो अभी याद कर लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेनस। चलिए, तो अगेन अब आते हैं हम लोग, क्योंकि एंगल की बात करें तो कॉस थीटा थीटा में ही हम लोग बताएंगे। अब तो बेस यहाँ पे क्या है हमारा, लैम्डा टाइम्स बी, और हाइपोटेनस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो बेस है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा टाइम्स बी, हाइपोटेनस हमारा क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेनस। बेस मतलब क्या, हाइट ना, मतलब बेस का जो लाइन लेंथ होगा, और लेंथ हम लोग वेक्टर में मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। चलिए, एक चैट बॉक्स में डाउट आया शायद, एक बार देखें। मेरी वॉइस सभी को क्लियर नहीं आ रही है क्या? अरे यार थोड़ा पीछे करो, मेरा मेरा क्लियर छूट है गया सर। बहुत कुछ। सर ओके, इट्स पूरे क्लियर। जगह क्लियर है। हाँ क्या क्लियर है ना लिखा है, सभी को? क्लियर है सर। क्या लिखा होगा, ओके, ए भी लिखा होगा ठीक है। और लैम्डा, हाँ ओके ऊपर ओके, करो। वेरी गुड। अच्छा, मेरा ऑडियो खुला है क्या? सही है। ओके, चलिए, थैंक यू अनन्या, आपने वेरी गुड बोला मेरे को। ओके, सो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो बेस एंड हाइपोटेनस के हम लोगों ने चीजें लिख दी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर भी ना मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और बैलेंसिंग फिगर करने के लिए नीचे भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी रख रहा हूँ, लिख सकते हैं। यस सर। ओके, बैलेंस हो जाएगा। अब अगर लिख सकते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, आगे ध्यान रखिएगा, यहां से मैं लैम्डा को कॉमन बाहर ले रहा हूं, एसोसिएटिव लॉ कहता है स्केलर बाहर चला जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑल अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी चल रहा है। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, इसको क्या मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि दो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आप ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर के जगह पे क्या मैं ए डॉट बी लिख सकता हूं? बोलो, ये आपस में इक्वल है ना, अभी यस। सॉल्व करके आए हो। तो ए यस डॉट बी यस लिख सर। सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इसको ए डॉट बी, और इसको रहने दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या हमें यही प्रूफ करना था? हो गया प्रूफ। तो दिस यस इज द सर। एंगल यस सर। बिटवीन टू वेक्टर, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दैट्स प्रूफ। सो पेपर में अगर आपको आता है तो कुछ इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। क्लियर? यस इसमें किसी सर। को डाउट एनीवन? नो सर। चलिए, नो सर। तो आई थिंक ये हम लोग नाइन्थ वाला पार्ट पढ़ रहे थे, अब हम लोग लेटर सपोज इसमें टेंथ टाइप समझते हैं, टेंथ कंसेप्ट। टेंथ कंसेप्ट आपके पास एक आता है कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, ये आपको क्या कहता है कि ए डॉट बी का मल्टीप्लीकेशन जो भी होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। दिस इज योर कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। आपको क्वेश्चन में हो सकता है आपको कोई वेक्टर, दो वेक्टर दे दे ए एंड बी या बी वन एंड बी टू, और आपको बोले वेरीफाई करो कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। तो आप क्या करोगे, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, और उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड अलग अलग निकालोगे, और इस तरीके से इनइक्वालिटी को प्रूफ करोगे। आपका काम ये है। लेकिन मान लेते पेपर में बोलता है नहीं, कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी को ही प्रूफ करो, ये इनइक्वालिटी कैसे आया, तो वो आपको मैं समझाता हूँ। वैसे तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी देखते हैं इसका प्रूफ। एक बात बताओ, जो आपका ये कॉस थीटा होता है, क्या मैं बोल सकता हूँ इस कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है? मतलब ये हमेशा लेस देन 1 होता है ना। अगर कॉस थीटा का डायग्राम याद हो क्लास यस। 10th में, तो कुछ ऐसा बनता था यस जिसकी सर। रेंज -1 और 1 के बीच में ही रहती थी। क्लियर? तो कॉस थीटा अगर -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो मॉड ऑफ कॉस थीटा ये भी इसके बीच में लाई करेगा। ये अभी निकाला है हम लोगों ने, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 1, ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है सभी को? तो हुआ मैंने। सर आपकी आवाज सर चली कैन गई यू थी, मेरे को एक बार फिर सर कैन यू दोबारा से एक्सप्लेन अगेन? हाँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं again। हमें ना प्रूफ करना है कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, ये वाला टर्म। और हमारे पास हमें पता है कि जो कॉस थीटा होती है वो लेस देन 1 होती है, मतलब इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अभी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हाँ सर, यस आ क्लियर रही है। है। ओके। ओके, एक बार मैं दोबारा चेक भी कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। ओके सो अब एक बार बताना, अब आवाज आ रही है सही से? यस सर आ रही है। ठीक है, चलिए। सो ये होता यस है। सर। अब अगर मैं मॉड मॉड बीच में लगा देता हूँ, वैसे इसको अगेन मैं बता रहा हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यही रेंज 0 से बड़ा और लेस देन 1 होगा? क्योंकि मॉडुलस कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, 0 या 0 से बड़ा हो सकता। तो बस मैंने एक कंसेप्ट यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का कि कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है, बस मैंने वही लिखा है। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला दो वेक्टर के बीच में अभी जस्ट ये प्रूव करके लेके आया। कॉस थीटा बराबर एक तरीके से ये डॉट प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला होता है कि ए डॉट बी, यही निकाला है ना अभी, देख लो जस्ट पहले, कॉस थीटा बराबर दिस। बोलो। यस सर। तो दो वेक्टर के यस बीच में कोस थीटा का रिलेशन कुछ ऐसा होता है, तो मैंने वही रिलेशन को यहाँ पे लिखा। और जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास ए डॉट बी जो है सच में लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ रहा है। यही प्रूफ करना था। दैट्स इट। सर क्लियर? इसका लॉजिक क्या होता है? ऐसे क्यों होता है ये? ये लॉजिक वैसे ना कॉस थीटा के क्रॉसपॉन्ड में देख रहे हो, लेकिन जब आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करोगे, तब जाके इसको आप स्क्वायर के टर्म्स, मतलब ये ना ट्रांजिटिविटी का कंसेप्ट है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। मतलब अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हो कि एक्स वाई से बड़ा है, और आप बोल रहे हो कि वाई जो है वो बेसिकली कुछ ऐसा बोल लो आप कि सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अगेन ब्रेकिंग हो रहा है। नहीं सर। ठीक है सर, ठीक है। आई थिंक हो सकता है बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो, चलो ठीक है। सो एक्स मान लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि वाई से बड़ा है, और आप ये बोल रहे हो कि जो आपका y है वो z से बड़ा है। तो बाय यूजिंग दी ट्रांजिटिविटी कंडीशन, क्या मैं बोल सकता हूँ x जो होगा वो z से भी बड़ा होगा? यस सर। तो वही यहाँ पे cos थीटा के रिलेशन में यूज किया गया। अगर cos थीटा 1 से छोटा है, तो cos थीटा के रिलेशन में जो आपके पास दो वेक्टर का फॉर्मूला बन रहा था, रिलेशन बन रहा था, वो भी 1 से छोटा होगा। तो इट मीन्स कि उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब इसको भी आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, बस दैट्स इट। ओके, तो क्योंकि एंगल कॉस थीटा है इसलिए ऐसा हाँ है। हाँ, ऐसा है बिल्कुल। क्लियर है? इसलिए कॉची स्क्वायर लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये वाला कंडीशन याद रखना, ये कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी होती है। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 11th 11th है, दैट इज योर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ये भी आपने पढ़ा होगा स्कूल लेवल पे। ये क्या कहता है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी? कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, अगर मैं किसी दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, तो वो लेस देन इक्वल टू होगा उन दोनों वेक्टर के डिफरेंट अलग अलग जब मैग्नीट्यूड में निकालूंगा उसके एडिशन से। मतलब ये इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, इसी चीज को बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। अब इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग। आवाज तो आ रही है ना सबको? यस सर। ओके, चलिए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एलएचएस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, इस तरीके से लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने लिया, स्टार्ट किया एलएचएस को लेकर। तो सीधा मैंने एलएचएस नहीं लिखा है, मैंने एक टर्म ले लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको क्या, इसको ए प्लस बी ये लिख सकते हैं। तो यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए डॉट बी डॉट ए बी डॉट बी ये लिख सकते हैं।
आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए डॉट ए को मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस इसको 2 टाइम्स ए डॉट बी, और बी डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। यहां तक सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर को जैसा का मैंने तैसा रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर को मैंने जैसा का तैसा रखा, टू को मैंने जैसा का तैसा रखा। मैं ए डॉट बी के जगह पे, देखो ए डॉट बी के जगह पे मैं कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी का यूज कर रहा हूं, और ए डॉट बी के जगह पे मैं ये लिख रहा हूं। तो ए डॉट बी के जगह अगर मैं ये लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो अगर मैंने ए डॉट बी के जगह पे इसके जगह पे ये यूज किया है, तो इस यूज करने का मतलब क्या, इसका थोड़ा बर्डन आगे भी हो सकता है ना, मतलब आप मेरे को इक्वालिटी के साथ साथ ये भी तो लेके चलना पड़ेगा। बोलो। यस सर। अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है एंड y इज इक्वल टू z है, तो जब मैं x और z में रिलेशन बनाऊंगा, मतलब y के प्लेस पे जब मैं z पुट करूंगा, तब भी तो x z से बड़ा या इक्वल टू होगा। यस सर। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, ए डॉट बी के प्लेस पे जब जैसे ही ये पुट किया, तो यही इनइक्वालिटी जो इक्वल टू में चल रहा था ओनली, उसके साथ एक ये वाला टर्म भी ऐड हो गया। आपको यहां मेंशन करना है, बाय यूजिंग कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। ये सबको समझ में आया एवरीवन? यस यस सर। सर। ओके, चलिए। यस तो सर। अब मैं लिख रहा हूं आगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यही तो है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में ब्रेक कर लो, सेम चीज है ना दोनों। यस सर। अगर दोनों सेम चीज है तो यहाँ से ये स्क्वायर रिमूव हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हेंस प्रूव्ड। दिस इज योर प्रूफ। ये क्लियर है। यस सर। तो अभी हम लोगों ने क्या सब देखा कि वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो देख लिया, डॉट प्रोडक्ट के 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीख लिया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकाल लिया, कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी देख लिया, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी देख लिया। तो मतलब कुछ बेसिक सारी चीजें एंड प्रूफ्स हम लोगों ने देख लिया, और एक ऑर्थोगोनल भी देख लिया। ऑर्थोगोनल क्या कहता था, अगर कोई दो वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, बोलो। जीरो। 0 आएगा। तो अगर मान लेते हैं क्वेश्चन जीरो। पेपर में बोल देता है कि लेट यू एंड बी बी दी वेक्टर एंड दे आर ऑर्थोगोनल देन सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस भी जो होगा वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ u के स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ v के स्क्वायर के। बोलता है ये प्रूफ करें, बोला u और v दो वेक्टर है जो कि ऑर्थोगोनल है आपस में, तो आपको ये प्रूफ करना है कि u प्लस v के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा u के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के एंड v के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग एलएचएस लेंगे, u प्लस v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, u प्लस v u डॉट यू डॉट भी डॉट यू भी डॉट भी। यू डॉट यू को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ यू डॉट भी, और ये क्या आ जाएगा, भी मैग्नीट्यूड ऑफ भी का स्क्वायर। अब आगे ध्यान से, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ यू का स्क्वायर जैसे का तैसा रहने देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ भी का स्क्वायर जैसा का तैसा रहने देंगे, क्या ये टर्म 0 बन जाएगा, u डॉट बी यस इक्वल टू सर। 0 यस सर। सिंस u एंड v आर ऑर्थोगोनल। तो क्या ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। यस ओके।
तो पेपर में आपको इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछता है 4 नंबर में। तो आपको कंसेप्ट याद, यहाँ पे देखा जाए तो आपने जो ऑर्थोगोनल का देखा था कंसेप्ट, वो कहाँ पे बस सिंपल यूज हुआ कि ए डॉट बी जीरो होता है। आपने ऑर्थोगोनल का बस यही तो यूज किया ना, ये वाला। बाकी आपने एक, आपके पास एक रिजल्ट गिवन था, उस रिजल्ट को आपने प्रूफ किया। तो दिस इज ऑल अबाउट सर द सेम बेस। केस परपेंडिकुलर का भी होता है ना? हाँ, ऑर्थोगोनल को ही परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके। ओके। सो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वेक्टर के क्रॉसपॉन्ड में जो टर्म्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है, जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, वो हम लोगों ने कर लिया। अब इसी से जो आगे आप कंटिन्यू करोगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बुकलेट दिखाता हूँ। अगर थोड़ा सा जो आप लोगों को बुकलेट दिया जाएगा, अगर आप फॉलो करते हो, जैसे लेटर सपोज वेक्टर के हम लोग बेसिकली कंसेप्ट को पढ़ेंगे। देखो, बुकलेट सबको विजिबल है। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। ये प्रूफ कर लिया हम लोगों ने, ये प्रूफ भी हो गया। ये दोनों आपस में सेम ही है, मतलब स्केलर बस बाहर हो रहा है। ये भी प्रूफ हम लोगों ने अभी जस्ट कर लिया। ये भी प्रूफ हम लोगों ने कर लिया। देखा जाए तो अच्छा, लीनियरली डिपेंडेंट है, अभी आप सीखोगे आगे चल के तब ये होगा। ये आपने कर लिया, सेवेंथ वाला। सिमिलरली वही लीनियरली वाला, ये आप जब सीखोगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट, तो आप समझ लो, कर लोगे आराम से। इसके बाद अगर देखा जाए आगे तो देखो, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हम लोगों ने कर लिया। ये एसोसिएटिव लॉ आराम से आप लोग कर सकते हो। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 13 का प्रूफ कर लिया। तो मेनली जितने मेन मेन प्रूफ्स थे वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। क्लियर है? इससे पेपर में यस जो सर। पढ़ा है क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आ सकता, आ सकता है। यस, किसी को डाउट एनी वन? नो सर। नो सर। ठीक है। सो अगर आपको समझ में आया, होप आप हाँ लोगों को क्लास जो है आज की समझ में आया होगा। और जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे, इसी वेक्टर जहाँ तक हम लोगों ने करा है इसी को थोड़ा और आगे पढ़ने वाले हैं। एंड अगर आप में से जिन जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाना है सेमेस्टर 2 के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं कराया है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, सबको व्हाट्सएप नंबर पता हो, दैट इज 6203360410। इस पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर पेमेंट डिटेल्स अगर आपको चाहिए हो तो आप कॉल भी कर सकते हो। क्लियर है सभी को? आई थिंक फी डिटेल्स सबको पता है ना? यस सर। ओके, चलो। वो बस हो गया कार्तिक, क्लास खत्म हो चुकी है। किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, एनीवन, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते सर तो हम बुकलेट के प्रूफ्स वाले क्वेश्चन करते हैं। हो। अगेन बोलना फिर से।